हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली है ना। उसका चैप्टर नंबर 2 व्यापार से लेकर के साम्राज्य तक का। इसमें एक वीडियो में पहले बना चुका हूं और ये दूसरा वीडियो है ना। बात करेंगे इस वीडियो में टीपू सुल्तान है ना। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने बचपन में एक शिकार करने के लिए गए थे तो उन्होंने एक शेर को मार दिया था बिना हथियार के। तब से इनको टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली 1761 से 1782 तक ये मैसूर के शासक रहे थे। इनके बाद में इनका बेटा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासक रहे थे। वर्तमान जो तमिलनाडु और जो कर्नाटक का जो राज्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर इनका मैसूर राज्य हुआ करता था। तो यहाँ से क्या अंग्रेज़ लोग यहाँ से व्यापार करते थे नीलगिरी की पहाड़ियों से, है ना। तो अंग्रेज़ों को इन्होंने मना कर दिया कि भाई आप है जो हमारे राज्य से आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध था। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। मालाबार तट मैसूर रियासत में आता था। सुल्तान ने यहाँ से व्यापार करने पर अंग्रेज़ों के लिए रोक लगा दी थी। यहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इत्यादि की यहाँ से निर्यात किया जाता था। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसी व्यापारियों से अच्छा संबंध था और फ्रांसीसियों की मदद से ही उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। टीपू सुल्तान ने यहाँ मालाबार तट पर जो स्थानीय सौदागर थे उनको भी अंग्रेज़ों के साथ व्यापारिक संबंध रखने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसे में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है। तो मैसूर आंग्ला के बीच कुल मिलाकर के 4 टोटल युद्ध होते हैं। तो हम बात कर रहे थे मैसूर आंग्ला युद्धों के बारे में। तो मैसूर आंग्ला के बीच में कुल 4 युद्ध हुए थे। इनमें से 2 तो टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली ने लड़े थे और 2 ही टीपू सुल्तान ने लड़े थे। तो पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। दूसरा होता है 1780 से 1784 के बीच में। हैदर अली 2 साल तक 1782 तक तो हैदर अली लड़ते हैं और 82 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो बाद में इस युद्ध को जारी रखते हैं टीपू सुल्तान। और तीसरा युद्ध होता है 1790 से 1792 तक टीपू सुल्तान लड़ते हैं और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, क्योंकि मराठा और हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज तीनों मिलकर के टीपू सुल्तान पर आक्रमण करते हैं। तो ऐसे में टीपू सुल्तान की हार होती है और एक संधि होती है। संधि के तहत टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र होते हैं उनको अंग्रेजों के पास में बंधक बना करके रखा जाता है। 4 मई 1799 को चौथा युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो राजकाज है वो पुराना, यहाँ पर पहले जो राजवंश चलता था वोडियार वंश, यहाँ का जो वोडियार वंश था उसको सौंप दिया गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम थी। 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि थोप दी गई थी, है ना। सहायक संधि के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इन्होंने पहली जो संधि करी थी वो 1798 के साथ में हैदराबाद के निजाम के साथ में की थी और दूसरी 1799 में मैसूर राज्य के साथ में कर ली गई थी। मैसूर आंग्ला जो तीसरा युद्ध है वो मैं बता चुका ना। मैसूर आंग्ला तीसरा युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान और मराठा और हैदराबाद का निजाम और कंपनी ने इन तीनों ने मिलकर के सुल्तान पर आक्रमण किया तो सुल्तान की हार हो जाती है और ये तीनों मिलकर के इस युद्ध को जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी और उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास में रखा था।
कौन से युद्ध के बाद में? तीसरे युद्ध के बाद में रखा था। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। बात करेंगे आगे मराठों से लड़ाई। किससे? मराठों से लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, आप सबको पता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 14 जनवरी 1761 को, है ना। इसके अंदर मराठों की बुरी तरह से हार होती है और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी होता है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, चार राजवंशों में बढ़ जाता है। ये कौन कौन से? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, 4 राज्यों में ये बढ़ जाता है। और ये सभी पेशवा के अंतर्गत आते थे। ये चारों राज्य मंडल के सदस्य थे। कन्फेडरेसी, किसके सदस्य थे? कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के ये सदस्य थे। और सर्वोच्च इनका मंत्री पेशवा हुआ करता था। और ये पेशवा पुणे महाराष्ट्र में रहता था। कहाँ पर रहता था? पुणे महाराष्ट्र में रहता था। मराठों और अंग्रेजों के बीच में कुल 3 युद्ध हुए थे। कुल कितने युद्ध हुए थे? 3। देखो, मैसूर और आंगला, है ना, मैसूर आंगला युद्ध हुए थे 4 और मराठा आंगला युद्ध हुए थे 3। पहला हुआ था 1782 के अंदर। ये एक अनिर्णायक युद्ध रहा था और साल भर की संधि हुई, उसके तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। मराठों के हाथ से आगरा दिल्ली निकल गया और अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 के बीच होता है। पेशवा को पुणे से बिठूर, कानपुर में पेंशन दे करके भेज दिया जाता है। पेंशन पर भेज देते हैं। पेशवा को बोला कि आप आराम से बिठूर में रहो और वहाँ पर एंजॉय करो, हम आपको वार्षिक पेंशन देते रहेंगे। बाद में इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। कहाँ भेजते हैं इनको? कानपुर के अंदर। कानपुर में कहाँ पर? बिठूर। कहाँ पर? बिठूर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर्वोच्चता का दावा, यानी कि अंग्रेज मैसूर के शासक को हराने के बाद वो अपने आप में दावा कर रहे हैं कि अब है जो भारत में सर्वोच्चता हमी है, तो वो सर्वोच्चता का दावा कर रहे थे। तो ये सर्वोच्चता की जो नीति है, ये नीति अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब? 1813 से 1823 के बीच में ये नीति अपनाई थी। इस नीति का विरोध करते हुए कर्नाटक में आता है एक स्थान कित्तूर। कहाँ पर आता है? कर्नाटक में एक स्थान आता है कित्तूर। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया कि भाई सर्वोच्च आप नहीं है, सर्वोच्च आप नहीं, हम भी आपके साथ में युद्ध लड़ेंगे। मतलब ये अंग्रेज है जो इनके राज्य पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। तो उनसे महाराणा प्रताप की तरह महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों से अकबर से संघर्ष किया। उसी तरह ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध को जारी रखा था। चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है और 2828 के अंदर उसकी जेल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा के बाद रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। रायना को 1830 के अंदर फांसी दे दी जाती है। चेन्नम्मा की तरह पंजाब से महाराणा रणजीत सिंह ने भी अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा और 1449 में पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। विलय की नीति आगे पढ़ेंगे अपन लोग। देखो, ये तो हमने पढ़ी थी, सहायक संधियों के बारे में पढ़ा था और अंग्रेजों की सर्वोच्च नीति के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन विलय की नीति, व्यपगत की नीति, या फिर इसको कह दो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हिंदी में अलग अलग शब्द आते हैं लेकिन इंग्लिश में आप एक ही टर्म याद रखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन करके रहे थे 1848 से लेकर के 1856 तक। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत सबसे पहले इन्होंने 1848 के अंदर सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में बुलाया था। देखो, ये विलय की नीति क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी? मतलब इन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई राजा है और जीवित रहते हुए अगर उसका कोई पुत्र नहीं है और
और उन्होंने अपना अगर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, उसका पुत्र नहीं और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हो, यानी कि गोद निषेध नीति अपन कह सकते हैं। तो गोद निषेध नीति कह लो या विलय की नीति कह लो या व्यपगत की नीति कह लो या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति कह दो। इसके तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1849 के अंदर, 1850 के अंदर संबलपुर को मिलाया, 1852 के अंदर उदयपुर MP के अंदर है उसे मिलाया गया था, 1853 में नागपुर को मिलाया, 54 में झांसी को मिलाया और 1856 में अवध को मिलाया था। अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। कहा गया है कि भाई आपको शासन करना नहीं आता है और इसका विलय हमने ब्रिटिश साम्राज्य में करेंगे। यहाँ का क्या वाजिर अहमद कुछ ऐसा नाम था शासक का, तो कुप्रबंधन के आधार पर उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी कारण आप देखोगे कि कुशासन के आधार पर मतलब ज़बरदस्ती उसको मिलाया गया था ना ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इसी कारण अवध के निवासियों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था, तो आपको ध्यान में रखना अवध के। कहाँ के? अवध के। संबलपुर के राजा थे वीर सुरेंद्र साय। कौन थे? वीर सुरेंद्र साय। आगे पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। अब सबको पता है कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेट शासन को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसके तहत बंगाल के जो जनरल हुआ करता था उसको सर्वोच्च रखा और इसके अंदर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को रखा था और इसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कब बने थे? 1773 से 1785 तक। 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। किसने? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी। और भारतीय जो हिंदू संस्कृति है उसमें अलग अलग समुदाय हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग न्याय की बात की जाती है। तो उन्होंने अंग्रेजों ने एक न्याय संहिता का गठन किया था और मुस्लिम जो समुदाय था है ना, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद था, उनको मुफ्ती कहा जाता था। तो मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद था, उसको मुफ्ती कहा जाता था। महाभियोग क्या? महाभियोग आज वर्तमान समय में तो किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है ना। तो उस जमाने के अंदर अंग्रेजों के टाइम में महाभियोग शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति पर दुराचार का आरोप लगाना, यानी कि जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति पर दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे महाभियोग कहते हैं। जैसे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग पर चला था। आगे देखो कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। क्या कहते थे? सिपाही आर्मी। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपाही आर्मी कहा करते थे। दो शब्दावली याद रख लो। मस्केट। मस्केट क्या है? मस्केट क्या है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक है। मस्केट क्या है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। जबकि मैचलॉक क्या? शुरुआती दौर की जो बंदूक थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी वो मैचलॉक थी। तो अपन प्रारंभिक बंदूक थी उसको तो क्या कहेंगे? मैचलॉक। क्या कहेंगे? मैचलॉक। क्या कहेंगे? मैचलॉक। और जो भारी बंदूक थी पैदल सिपाहियों के लिए वो कौन सी थी? मस्केट। कौन सी थी? मस्केट। इसी के साथ में ये अपना वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।